किसी कुछ आइडिया इसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में? सर ये होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है रेप्लिकेशन? बोलो, अरे बोलो। प्रति कॉपी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिकृति। क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, प्रतिकृति। तो नहीं होता एक तरह से इटसेल्फ मेकिंग द कॉपीज, उसकी कॉपीज का फॉर्मेशन करना, उसकी कॉपीज बनाना। जैसे आप कहते हो जेरोक्स, एक पेज है उसकी जेरोक्स करवा के ले आओ, ठीक है। और जेरोक्स में जैसा पहले पेज में लिखा हुआ है वैसा ही लास्ट पेज तक आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा ही होता है क्या? या फिर आप पहले पेज का चेंज करा रहे हो, लास्ट पेज में जाते जाते तो अक्षर ही बदल गए, नाम लिख रहा था नाम की जगह कुछ और ही आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। एक्चुअली में क्या होता है, रेप्लिकेशन जो डीएनए का अपन पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? डीएनए का। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। किस में होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। किस में होता है भाई? सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है? बताओ भाई मुझे, सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है? क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड? अर्ध संरक्षी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध संरक्षी, ऐसे बोलते हैं ना। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड? कल बताया था मैंने सेमी कंजर्वेटिव के बारे में थोड़ा सा। कोई चीज अगर मेरी पेरेंट्स से चलती आ रही है तो वो आधी तो पेरेंट्स की रहेगी और आधी नहीं रहेगी। यानी सेमी कंजर्व, सेमी यानी होता है हाफ, और कंजर्व यानी होता है कोई चीज का संरक्षण, कोई चीज को बचा के रखना। यानी अपन कोई पेरेंटल कैरेक्टर है तो वो आधा पेरेंटल कैरेक्टर आएगा और आधा नया कैरेक्टर आएगा, उसको बोलता हूं मैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। क्या बोलता हूं? सेमी कंजर्वेटिव मोड। किसने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था भाई? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। उन्होंने ही क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ आ गई क्या? इसके बाद क्या होता है, इस डीएनए रेप्लिकेशन को, इस डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? मेल्सन और स्टाल ने। किसने किया था? मेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसको। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव लिख दूं मैं, किसने किया? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, तो क्या नाम था उनका? मेल्सन एंड स्टाल। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1958, ठीक है ना, 1958, 1958 में मेंसल और स्टाल दो साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसका यूज करके? NH4Cl का। किसका यूज करके भाई? NH4Cl। इसमें जो ये नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, इस नाइट्रोजन के दो रेडियो एक्टिव लिए थे उन्होंने। क्या लिए थे? दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे। क्या लिए थे? दो आइसोटोप्स लिए थे। एक का नाम था N15, एक का नाम था N14। क्या नाम था भाई? N15 और N14, दो उन्होंने लिए थे। ये मेरे पास मान लिया N15 और NH4Cl वाला, ये मेरे पास 14। ये मैंने यूज किया था NH4Cl। क्या यूज किया था? NH4Cl। ये मैं देख रहा हूं यहां पर मुझे जो N15 दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? N15। ये हैवी आइसोटोप है। कैसा आइसोटोप है? हैवी आइसोटोप है। हैवी आइसोटोप है, इसके पास रेडियो एक्टिविटी नहीं है, नो रेडियो एक्टिविटी। इसके पास रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ठीक है कि भाई? और जो N14 है, कौन सा? N14, ये मेरे पास लाइट आइसोटोप है। अरे कैसा आइसोटोप है भाई? लाइट आइसोटोप है। इसके पास रेडियो एक्टिविटी है। क्या है इसके पास? रेडियो एक्टिविटी इसके पास प्रेजेंट है। इसके पास रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। बताओ मुझे आइसोटोप क्या होते हैं? किसी को कुछ आइडिया आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई आइसोटोप्स? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्या होते हैं?
अरे बोलो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका मास सेम हो, नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, कितना? 7, 7 फिक्स है, मास अलग है, N14 और N15, ये दो मेरे पास आइसोटोप्स हैं। अब ये जो मैंने NH4Cl ये लिए, वो कहां से लिए? इनको ग्रो कराया था किसके ऊपर? इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर ग्रो कराया था? इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। इनको क्या कराया था भाई? ग्रो करवाया था इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। कौन सा? इकोलाई बैक्टीरिया। और आपको पता है इकोलाई बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट्स है क्या? अरे क्या है भाई इकोलाई बैक्टीरिया? प्रोकैरियोट्स है। यानी आपको ये तो पता चल गया सर, प्रोकैरियोट सेल में ऐसे हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। आपको ये चीज दिख रही है, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट है, ये है, ये मैंने आपको सारी चीज बताई कि इसमें रेडियोएक्टिविटी पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कोई किसी कुछ आइडिया? मैंने कल बोला था सेम पढ़ के आना। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, बताओ। इससे कुछ क्या कंक्लूजन निकलता है, बताओ। 20 मिनट में बहुत सारी कॉपीज बन जाती। कितनी सारी? एक जनरेशन कंप्लीट होती है, एक पीढ़ी कंप्लीट होती है 20 मिनट में इकोलाई की डीएनए रेप्लिकेशन की। यानी जो इकोलाई है 20 मिनट में अपनी एक जनरेशन का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है। कितना कंप्लीट कर लेता है? एक जनरेशन कंप्लीट कर लेता है। ये उसने किया। अब इसको और इसको उसने डिफरेंस कैसे किया? अरे इस N15 को और N14 को उसने डिफरेंस कैसे किया? इनके डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे मास अपॉन वॉल्यूम, जब इनका मास डिफरेंट तो क्या डेंसिटी भी डिफरेंट आएगी? अरे बिल्कुल आएगी। जब मास डिफरेंट है तो इनकी डेंसिटी भी डिफरेंट आएगी। तो इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इनका घनत्व अलग अलग है। उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? डेंसिटी ग्रेडियंट। उसके बेसिस पे उसने N14 को और N15 को अलग अलग किया था बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें उसने यूज किया था सीजियम क्लोराइड का। किसका यूज किया था? सीजियम क्लोराइड का, CaCl का यूज करके इनके डेंसिटी ग्रेडियंट को देखा पहले तो। ठीक है, डिफरेंस किस बेसिस पे किया था तो वो लिख देता हूं मैं यहां पर। डिफरेंस ऑन देयर डेंसिटी ग्रेडियंट, ऑन देयर डेंसिटी ग्रेडियंट। उनके डेंसिटी ग्रेडियंट पे उसने डिफरेंस क्रिएट किया था। किसका यूज करके? सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड सा। ठीक है भाई, सीजियम क्लोराइड। और कौन सी प्रोसेस यूज करी थी? सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी यूज करी थी भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको अलग अलग कर दिया। यहां तक बात समझ आई क्या? अरे यहां तक बात समझ आई? नोट कर लेना, टाइम दूंगा मैं। यहां तक बात समझ आई सभी को? अब इसके आगे देखो, जो इकोलाई बैक्टीरिया है, क्या है? इकोलाई बैक्टीरिया कैसे अपना सेमी कंजर्वेटिव मोड कंजर्व रखता है और कैसे वो रेप्लिकेशन करता है, वो देखते हैं अपन। आपको पता है इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में, 20 मिनट में अपनी एक जनरेशन कंप्लीट करता है। कितनी कंप्लीट करता है? 1 जनरेशन कंप्लीट करता है भाई। किसकी जनरेशन? डीएनए रेप्लिकेशन की। किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की। इकोलाई 20 मिनट में अपनी एक जनरेशन कंप्लीट करता है डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, एक जनरेशन कंप्लीट कर रहा है। तो देखो कैसे होगा। यहां से अगर मैं आपको नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट करने, सपोज मैंने कह दिया 3 जनरेशन बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आप बता सकते हो क्या? गिनने बैठोगे? अरे 3 जनरेशन बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 5 जनरेशन बाद कितने बनेंगे? मैंने जनरेशन नहीं बताया, सिर्फ टाइम दे दिया। 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट। अब बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बता सकते हो? उसके लिए अपन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है भाई? 2 की पावर n। इससे अपन करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट।
क्या कैलकुलेट करते हैं भाई इससे? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डॉटर सेल्स है। क्या है प्रोडक्ट का मतलब? डॉटर सेल्स जो बन रही है, ठीक है, जो नई रेप्लिकेट हो रही है, वो अपन किससे कैलकुलेट? 2 की पावर n। n क्या है आपका यहाँ पर? अरे n क्या है यहाँ पर? अरे n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। क्या है भाई? नंबर ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों की संख्या कितनी हो रही है। अभी इसको अपन देखते हैं, देखो कैसे होता है ये। सबसे पहले मेरे पास इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये एक डीएनए, यही भाई डीएनए। अरे बिल्कुल है नहीं है। अब इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड होगा, एक ऐसा, एक यूं। इसके साथ अलग कलर का आएगा या नहीं आएगा? अरे अलग आएगा नहीं आएगा भाई? ये समझ आ गई बात? अरे पता लग गया। ये एक था मेरे पास शुरू में पेरेंटल, एक जनरेशन के बाद कितने हो गए? 2। यहां से यहां बनने में कितना टाइम लगा? अरे 20 मिनट लग गए भाई। कितने लग गए? 20 मिनट। यहां से यहां तक जाने में मुझे लगे 20 मिनट। कितने लगे? 20 मिनट। यानी ये एक जनरेशन कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? एक जनरेशन कंप्लीट हो गई। अरे हो गई नहीं हो गई? एक जनरेशन कंप्लीट हो गई। अगर मैं यहां से सेकंड जनरेशन चलाना चाहूं, क्या करना चाहूं? सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन मतलब कि नेक्स्ट 20 मिनट। अरे बिल्कुल नेक्स्ट 20 मिनट। या फिर शुरुआत से देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 40 मिनट्स। कितने हो जाएंगे? 40 मिनट। 40 मिनट कहां से होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से। कहां से होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे पास कितने हो जाएंगे? 40 मिनट। याद रहेगा भाई? 40 मिनट कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहा हूं। अब यहां पर देखो मुझे कितने स्टैंड मिलेंगे भाई? बताओ, 2 जनरेशन बाद कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 की पावर n रखो। 2 की पावर n एंड 2 जनरेशन, 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4 प्रोडक्ट। कितने हो गए? 4 प्रोडक्ट। अब वो 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखो। अरे दिखे क्या प्रोडक्ट? अरे दिख रहे नहीं दिख रहे? कुछ पता लग रहा है क्या? कुछ पता लग रहा है क्या? अंतर लग रहा है उस सेकंड जनरेशन के प्रोडक्ट्स में? लिख लेना भाई, टाइम से लिख लेना। ये चीज ऐसी अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आगे जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी ब्रेन में से। ठीक है, बताओ भाई क्या दिख रहा है आपको प्रोडक्ट्स में? 2 पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं और 2 हाइब्रिड दिख रहे हैं। अरे 2 कैसे दिख रहे हैं? हाइब्रिड दिख रहे हैं। और 2 कैसे दिख रहे हैं मुझे? पेरेंट के जैसे। यहाँ पे भी मुझे कैसे दिख रहे थे? 2। अरे 2 हाइब्रिड आ रहे थे क्या? 2 हाइब्रिड यहाँ भी आ रहे थे, और आगे भी मेरे पास क्या आ रहे हैं? 2 हाइब्रिड। अरे ये दोनों कैसे हैं? हाइब्रिड है या नहीं है? और ये जो आपको एकदम पिंक कलर से दिख रहे हैं, ये कैसे? 2 पेरेंट के जैसे हैं। कैसे हैं भाई? पेरेंट के जैसे। आपको पता चला कि 20 मिनट में एक जनरेशन कंप्लीट हो रही है, तो 40 मिनट में 2 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में 3 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 3 जनरेशन आप लगा सकते हो। 2 की पावर 3 रखोगे, कितने प्रोडक्ट? 8 प्रोडक्ट। कितने हो गए? 8। बात समझ आ गई क्या? यानी सीधा सीधा आपको रखना है 1 से 2। 1 से 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 से 2। तो अब ये 4 हैं, इन 4 से कितने बन जाएंगे? 8। उन 8 से 16। समझ आएगी की बात? यानी 1 से 2 बन रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिया, जनरेशन ना देके उनको दे दिया जाएगा कि एक डीएनए है, उसका 20 मिनट में अब रेप्लिकेशन तो पूरे का होता है, बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक का हो रहा है। कितने का हो रहा है? एक का हो रहा है। एक डीएनए पीस का रेप्लिकेशन। उससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। अगर 2 का हो रहा है तो 4। वैसे जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जनरेशन के ऊपर। जितनी जनरेशन कंप्लीट होंगी उतने मेरे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अरे बात समझ आ गई क्या? ये पता चल गया इकोलाई के बारे में कैसे क्या होता है। इसका क्वेश्चन आता है, आप कैलकुलेट कर लोगे।
कितने बनेंगे, कितने मिनट के बाद कैसे क्या होगा। अरे कर लोगे या नहीं करोगे, तो नोट डाउन करो इसको फटाफट। इसके बाद अपन रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, की एक्चुअल में रेप्लिकेशन को कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, ये नोट करो फटाफट। नोट डाउन कर लिया क्या? कर लिया नहीं क्या? नहीं किया? करो। सर आप जैसे अलग अलग कलर से लिखते हो, हम भी अलग अलग पेन से लिखते हैं, इसलिए टाइम लगता है। पर लिख लिया कि भाई आगे बढ़ो, स्लाइड चेंज करें। ये किसकी बात चल रही है? प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात चल रही है? प्रोकैरियोट्स की। अरे पता है क्या? प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, तो प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है, ठीक है। स्पीड थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। अरे लिख लिया क्या? अरे इतनी जल्दी स्पीड नहीं है। अरे इतने तेज हमारे हाथ नहीं चलते, सिर्फ जवान चलती। इतनी जल्दी हम बातें कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। हम्म। सही बात है क्या? कुछ लोग हाँ भर रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं। अरे लिख लिया क्या भाई? थोड़ा जल्दी चलाओ, हाथ और पैर दोनों।
तो देखो ये प्रोकैरियोट्स के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो सेम एक्सपेरिमेंट यूकैरियोट्स के लिए भी किया गया था। सेम एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया? यूकैरियोट्स के। किसी को आइडिया किसने किया था यूकैरियोट्स के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड? प्रोकैरियोट्स के लिए किसने दिया है? किसने दिया है प्रोकैरियोट्स के लिए? वेल्सन और स्टाइल ने। यूकैरियोट्स के लिए किसने दिया है? किसी कुछ आइडिया? किसी को कुछ आइडिया पता हो? भाई साहब पढ़ के कतई नहीं आते हो आप लोग। मैं कहते कहते थक गया पर तुम लोग नहीं पढ़ोगे। ये हुआ प्रोकैरियोट्स के लिए। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुआ था यूकैरियोट्स के लिए। ठीक है भाई, सिमिलर एक्सपेरिमेंट फॉर यूकैरियोट्स। ये किया था मेरे पास दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है टेलर एंड स्कलिग। अरे किस किसने किया था? टेलर एंड कॉलीग्स। कब किया था भाई इन्होंने? 1958 में। किसके ऊपर किया था? किसके ऊपर किया था? थाइमिडिन के ऊपर किया था? नहीं, हाँ थाइमिडिन सोचा सही है, आगे इसमें थाइमिडिन आएगा। अरे बीसिया फावा, जो फावा बीन्स होती है, किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट उन्होंने? एक्सपेरिमेंट ऑन फावा बीन्स। किसके ऊपर किया था भाई? एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट ऑन किसके ऊपर किया था? विशिया, विशिया फावा, जिसको फावा बीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फावा बीन। ठीक है भाई, ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। किसका यूज किया था? यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट जैसा मेल्सन स्टाल ने यूकैरियोट्स के सॉरी प्रोकैरियोट्स के लिए किया था इकोलाई के ऊपर, सेम ऐसा की ऐसा एक्सपेरिमेंट टेलर एंड स्कलिग ने कब किया था? 1958 में। किसके ऊपर किया था? बीसिया फावा बीन के ऊपर किया था। और किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अब यूकैरियोट्स की बात आ रही है तो क्या अपन अपनी बात कर सकते हैं? ह्यूमंस की बात कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन सेल का रेप्लिकेशन टाइम कितना होता है भाई? अरे कितना होता है रेप्लिकेशन टाइम ह्यूमन सेल का? 18 मिनट। कितना होता है भाई? 18 मिनट। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? एस फेज में। किसमें? एस फेज में होता है। किसमें होता है भाई? एस फेज। एस फेज को किस नाम से जानते हैं? सिंथेटिक फेज। एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन, ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के एस फेज में ये सारा काम होता है ह्यूमंस के लिए। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। अरे बात समझ आ गई क्या? यहां तक अपना जो नॉर्मल रेप्लिकेशन के बारे में जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अब मैं इसकी एक्चुअल में आपको बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। अरे मैकेनिज्म कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर आते हैं। आपको पता है कि कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, आपको पता है एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अरे लिख लेना भाई, मैं टाइम देता हूँ लिखने के लिए, लिख ले। पहले सुनो, कोई भी प्रोसेस है अगर वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो उसके लिए एनर्जी लगती है क्या? बताओ, कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी लगती है क्या? लगती है नहीं लगती? इतना बता दो मुझे। लगती है, ठीक है। अगर कोई एक्टिव प्रोसेस है तो उसमें उसमें तो जरूर लगती है सर। एक्टिव का मतलब ये होता है एनर्जी का कंजम्पशन होना, ऊर्जा खर्च होती है तभी तो कोई चीज बनती है। पैसिव प्रोसेस में, पैसिव, अरे एक्टिव पैसिव दो चीज सुनी होंगी, इंग्लिश वाले एक्टिव पैसिव नहीं, साइंस वाले एक्टिव पैसिव। पैसिव में कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता, वो चलती है सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर। पैसिव प्रोसेस चलती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर। एक्टिव प्रोसेस होती है एनर्जेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है, अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। और अपने एनर्जी की करेंसी क्या है बॉडी में?
बॉडी के अंदर एनर्जी की करेंसी क्या है? अरे एनर्जी की करेंसी, जैसे आपकी करेंसी रुपया, अपनी भारत की करेंसी क्या है? रुपया। ऐसे एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी। अरे एटीपी एनर्जी की करेंसी। अपन जितनी भी एनर्जी खर्च करते हैं वो किसकी फॉर्म में खर्च करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। ऐसे थोड़ी कहते हैं मैंने 1 किलो एनर्जी खर्च कर दी या मैंने 1 किलो एनर्जी गेन कर ली, ऐसा नहीं बोलते ना। मैंने इतने एटीपी या इतने किलो कैलोरीज, वो उसकी ऐसा यूनिट में चले जाते हैं। अपन किस में चले जाते हैं? ऐसा यूनिट में। एनर्जी की ऐसा यूनिट, कितने किलो कैलोरीज और एटीपी, इस टर्म बोलते हैं। कुछ चीज के पीछे उसकी यूनिट होना कंपलसरी होता है। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको यूकैरियोट्स की मैकेनिज्म बताऊंगा, किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की। किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म बता रहा हूं, और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं। ठीक है, देखो भाई, कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं। या आप इसको मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? मैकेनिज्म। इसमें जो आपका, देखो सबसे पहले आपको प्रोकैरियोट्स, किसकी बात करेंगे अपन? प्रोकैरियोट्स। इधर बात करेंगे अपन यूकैरियोट्स की। किसकी बात करेंगे? यूकैरियोट्स। अरे प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल आपका इकोलाई। यूकैरियोट्स में आपकी ह्यूमन सेल्स भी आप ले सकते हो। क्या? ह्यूमन सेल। ठीक है। इसके अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, शॉर्ट में बोल रहा हूं आरपी फॉर्क। आरपी फॉर्क का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है। वो रेप्लिकेशन फॉर्क इसमें होती है आपकी कैसी? स्फेरिकल शेप की। कैसी होती है भाई? स्फेरिकल शेप की होती है। और यहां पर कैसी होती है? वाई शेप होती है। कैसी होती है भाई? वाई शेप होती है। कैसी होती है? वाई शेप। आपका इकोलाइट 20 मिनट में एक जनरेशन कंप्लीट करता है, ह्यूमन सेल 18 मिनट में कंप्लीट करती है। ये कितने में करता है भाई? 20 मिनट। इधर 18 मिनट। 18 मिनट में एक रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अरे कुछ पता चल रहा है क्या? लग रहा है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर जो मेन एंजाइम्स काम आते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम। तो इसके अंदर जो सबसे मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे रहेंगे, कौन सा कहाँ काम में आता है बताऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, आपको याद रह जाएंगे दोनों एंजाइम कहाँ पर क्या क्या काम आते हैं। इधर कौन सा मेन एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेन एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है भाई, जो एंजाइम है वो है मेरा डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, हाई एक्यूरेसी का होता है। इसके कुछ करेक्टर हैं वो आप याद रखोगे कितना। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है भाई। क्या अच्छी होती है? एक्यूरेसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ पॉलीमराइज कर सकता है। क्या कर सकता है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को एक साथ पॉलीमराइज कर सकता है। इसलिए इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। कितनी होती है? 2000 बेस पेयर परसेंट, 2000 पर सेकंड पॉलीमराइजेशन की स्पीड होती है इसकी। ठीक है, ये क्या कर सकता है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर सकता है भाई, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इनको एक साथ ये बहुत स्पीडली पॉलीमराइज कर सकता है। इसलिए इसकी स्पीड कितनी होती है भाई? स्पीड कितनी होती है इसकी? पर सेकंड। अगर इसके अंदर कोई भी एरर क्रिएट हो जाए इस प्रोसेस के अंदर, इस स्पीड के अंदर ये इतनी स्पीड से काम कर रहा है 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को पॉलीमराइज कर देता है, इतनी स्पीड से काम कर रहा है ये। अगर इसके अंदर कोई भी एरर क्रिएट हो जाए, कोई हल्का सा भी म्यूटेशन क्रिएट हो जाए,
तो उससे क्या क्रिएट हो जाएगा मुझे, अरे क्या क्रिएट हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर छोटा सा भी कोई एरर आता है तो उसकी वजह से क्या राइज हो जाता है, म्यूटेशन। क्या राइज हो जाता है, म्यूटेशन। विकार बोलते हैं कि हिंदी में इनको, म्यूटेशन। और म्यूटेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। स्लो म्यूटेशन होना अच्छी बात है क्योंकि वो इवोल्यूशन के लिए अच्छा होता है। बट अगर लार्ज म्यूटेशन हो रहा है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसलिए आप जो इवोल्यूशन पढ़ोगे वहां एक लाइन पढ़ोगे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन और मल्टीपल स्टेप स्लो म्यूटेशन। कौन सा अच्छा है, मल्टीपल स्टेप स्लो म्यूटेशन इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव से अच्छा है। और म्यूटेशन अगर अराइज करना है तो कौन सा करेंगे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कौन सा करेंगे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, और ये चीज समझ आई, ये आपको पता लग रहा है यहाँ तक कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी खर्च होती है। अरे बॉडी की सेल्स काम करनी तो एनर्जी यूज ले रही है। ये कैसी प्रोसेस है भाई, एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, एक्टिव प्रोसेस है। यानी इसके अंदर एटीपी यूज होगी। क्या होगी भाई, एटीपी यूज। अरे एटीपी यूज होगी नहीं होगी, इस एटीपी यहां पर कौन यूज करता है, तो वो देखो वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां जो एटीपी होती है वो ये होती है, उसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो यहाँ पर एटीपी की तरह काम कर रहे हैं। अब ये जो है आप इसके डुअल फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई, इसके इसके डुअल फंक्शन होते हैं। ये दो कार्य करती है, डुअल फंक्शन होते हैं इसके। तो डुअल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वो डुअल फंक्शन देखो, डुअल फंक्शन होते हैं इसका। पहला जो फंक्शन होता है वो एटीपी की तरह काम करता है, एक्ट एज एटीपी। अरे करता है नहीं करता है, एक्ट एज एटीपी, एटीपी की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरा काम क्या है इसका, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। अरे चीजें कुछ पता चल रही है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको पता लगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो मेरा मेन एंजाइम होता है वो ये कार्य करता है। अरे करता है नहीं करता है, ये कार्य करता है। इसमें सारा कुछ आपने ये देखा, इसके अंदर ये एक्टिव प्रोसेस होती है, एटीपी यूज होता है। उस एटीपी का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। वो दो फंक्शन करती है, एक तो एटीपी की तरह एक्ट करती है और दूसरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करती है। अब यहां से आपको क्या पता चला, प्रोकैरियोट्स में जाओगे, इसमें जाओगे प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में स्पेरिकल शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। स्पेरिकल शेप में आप इजीली उसको समझ नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए जो अपन रेप्लिकेशन फॉर्क एनसीईआरटी में भी दी हुई है वो यूज की गई है किसकी, यूकैरियोट्स की। किसकी यूज की गई है, यूकैरियोट्स की, जो किस शेप की होती है, बाई शेप की होती है। किस शेप की होती है, बाई शेप की होती है। अरे पता चल रहा है कुछ, बाई शेप की होती है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया, देखना घर जाके। एनसीईआरटी तो देखते ही नहीं हो तुम लोग, देखा करो एनसीईआरटी अपने लैब स्टैंड के लिए। एनसीईआरटी मस्ट है भाई, एनसीईआरटी देखा करो। देखते हो, शर्म पन्ने देखते हैं उसके, पट्टा देख, उसका जो फ्रंट पेज है वो देख के आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी। अच्छा लास्ट वाला पेज देख लेते हैं, अच्छा ये इसका पीछे वाला पेज है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अपन यूकैरियोट्स की बाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यूकैरियोट्स की बाई शेप की रेप्लिकेशन फॉर्क यूज करके पॉलीमराइजेशन करेंगे और देखेंगे कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट बन रहे हैं, कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट अराइज हो रहे हैं। अब आप देखो यहां पर मुझे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब, अरे बताओ भाई क्या होता है पॉलीमराइजेशन का मतलब, क्या होता है पॉलीमराइजेशन का मतलब, अरे बताओ, बोलो कुछ भी समझ आ रहा है बोलो। फिर ये होता है पॉलीमराइजेशन का मतलब, बताओ, नहीं पता, पता तो है पर बता नहीं रहे। सर क्या पता आप डांट दोगे, अरे बताओ कुछ भी गलत जो आता है सही आता है बता दिया करो। क्या होता है पॉलीमराइजेशन, हाँ सही बात है, पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमर बनना। बट उसके अंदर पॉलीमर होता है बहुलक का बनना, और पॉलीमराइजेशन
उन छोटे छोटे बहुलकों को ऐड कर देना, वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। समझ आएगी बात? छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं वो होते हैं उसकी पॉलीमर बहुलक, और उनका ऐड करके एक फाइबर बना देना, एक या फिर लंबा तंतु बना देना, फिलामेंट बना देना, उसको बोलते हैं अपन क्या? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ये मार्कर है, ये पेन है, ये मार्कर, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बनाए। अगर मैं इसको 20 टुकड़ों में काट देता हूँ, वो क्या हो गए? इसके पॉलीमर। और उनको टुकड़ों को मैं ज्वाइन करके आगे ने इसका फॉर्मेशन करता हूँ तो पॉलीमराइजेशन। अरे उन छोटे छोटे पार्टिकल से उनको इकट्ठा करके ऐड करके मैंने इसका फॉर्मेशन किया, ये क्या है? पॉलीमराइजेशन है। क्या है? पॉलीमराइजेशन। यानी कोई भी छोटे छोटे कंस्टिट्यूट्स, छोटे छोटे पार्टिकल किसी एक मेजर पार्टिकल का फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब जो यहाँ पर डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? डीएनए का पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। उसकी पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? 5' से 3' ऑलवेज। हमेशा पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा कौन सी होगी? 5' से 3' होगी। कौन सी होगी? 5' से 3' हमेशा। कभी भी देख लेना, जब भी पॉलीमराइजेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा? 5' से 3'। किस डायरेक्शन में होगा? 5' से 3'। ठीक है। अब मैं उस रेप्लिकेशन 4 को बनाते हैं भाई। ठीक है, ये अपनी रेप्लिकेशन 4 के वाई शेप की दिख रही है क्या? उल्टा वाई शेप है ये। कैसा है? उल्टा वाई। ठीक है, समझाने के लिए देखो। अब इसमें जो रेप्लिकेशन 4 के वो कौन कौन सी है? तो ये होती है मेरी कौन सी? बताओ भाई। 3' से 5'। कौन सी होती है? 3' से 5'। ये होती है 3' से 5'। ठीक है, 3' से। इसको बोलता हूं मैं कंटिन्यूअस। क्या बोलता हूं? कंटिन्यूअस स्ट्रेन। और ये बोलता हूं मैं इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन। अब बताऊंगा क्यों बोला है इसको डिसकंटिन्यूअस और उसको क्यों बोला कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक डीएनए लगेगा जिसका रेप्लिकेशन होना है। अरे लगेगा नहीं लगेगा भाई? तो देखो, अब यहां पर जो डीएनए लगा उस डीएनए की डायरेक्शन क्या होगी? 5' टू 3'। क्या होगी? 5' से 3'। यही क्या है? मेरा पॉलीमराइजेशन है। क्या है? पॉलीमराइजेशन। कौन सा? 5' से 3'। ठीक है, अब इधर से लगेगा वो भी 5' से 3'। 5' से 3'। अरे आइए, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अगेन यहां पर 5' से 3'। इधर ये डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए मैंने जो क्या बोला? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को या फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई इनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये कौन सी फ्रेगमेंट है? कंटिन्यूअस है। इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट से बनती है मेरे पास कौन सी स्ट्रैंड बनती है? लैगिंग स्ट्रैंड बनती है। कौन सी बनती है? ये लैग कर रही है, पीछे है ये, इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं भाई? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, एक साथ चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सी बोलते हैं? लीड करना, लीड यानी आगे निकलना, इसलिए बोलते हैं इसको लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। अरे कुछ पता चला क्या इसमें? पता चला? ये आपकी जो दोनों पिंक कलर से दिख रही है, ये कौन सी स्ट्रैंड है? ये दोनों आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है भाई। कौन सी स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। केवल रेप्लिकेशन ही, शॉर्ट में लिख रहा हूं आर, रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस ओनली इन विच both strand can act as template strand। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है पेरेंटल स्ट्रैंड। कौन सा मतलब होता है? पेरेंटल स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह वर्क करती हैं?
टेम्पलेट स्टैंड की तरह वर्क करती है। नहीं, आप जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे एक रहेगी टेम्पलेट, एक रहेगी डॉटर, ठीक है, या न्यू। अरे बात समझ आई क्या? रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड अब किस तरह वर्क करती है? अरे किस तरह वर्क करती है? टेम्पलेट की तरह। किस तरह वर्क करती है? टेम्पलेट की तरह। ये आपको डायग्राम समझ आया? अब देखो, इसमें कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जो काम आते हैं, अदर एंजाइम्स जो वर्क करते हैं किसके अंदर? रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले आता है डीएनए हेलिकेज। कौन आता है? डीएनए हेलिकेज। क्या करता है डीएनए हेलिकेज? क्या करता है भाई डीएनए हेलिकेज? इस डीएनए के कॉइल को अनवाइंड करने का काम करता है। आपको पता है डीएनए से रैप होता है, बाइंड होता है, तो उसको क्या करने का काम करता है? अनवाइंड करने का काम, यानी खोलने का काम करता है। उस डीएनए को जो कॉइल्ड है उसको क्या करता है? खोलने का काम करता है। कौन करता है भाई? डीएनए हेलिकेज। इधर लिख देता हूं मैं, डीएनए हेलिकेज। ये कुछ और एंजाइम्स होते हैं, अनवाइंडिंग का काम करता है। अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है। और कौन से एंजाइम होते हैं भाई? एक होता है डीएनए गाइरेज। क्या होता है? डीएनए गाइरेज, जो इनकी सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? सुपर कॉइलिंग को। क्या नाम है उसका? डीएनए गाइरेज। अरे डीएनए गाइरेज, गाइरेज क्या है? डीएनए गाइरेज, जो सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। किधर लिखूं? इधर लिख देता हूं। चलो नेक्स्ट उस पर लिख देता हूं, उनको सारे एंजाइम्स एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। डीएनए हेलिकेज, डीएनए गाइरेज, डीएनए लाइगेज और ओआरआई। और किसी को कुछ पता है क्या? डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है भाई? अरे डीएनए हेलिकेज अनवाइंडिंग का काम करता है। क्या काम करता है? अनवाइंडिंग का काम करता है, खोलने का काम करता है। अनवाइंडिंग द डीएनए, ठीक है। डीएनए गाइरेज क्या काम करता है? क्या काम करता है डीएनए? सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट। अब ये किसमें? डीएनए गाइरेज प्रोकैरियोट्स में। इसको यूकैरियोट्स में बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं? टोपो आइसोमरेज। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात हो रही है? डीएनए गाइरेज किसके लिए है? प्रोकैरियोट्स के लिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं पी। किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए। अगर इसी एंजाइम को यूकैरियोट्स में बोलते हैं तो किस नाम से बोलते हैं? टोपो आइसोमरेज। काम सेम रहता है, बस अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? डीएनए गाइरेज का। और अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो क्या नाम आएगा? टोपो आइसोमरेज। क्या नाम आएगा? टोपो आइसोमरेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज, जो न्यू फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। न्यू फ्रेगमेंट्स को जॉइंस करता है, जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, ठीक है। ओआरआई, अरे ओआरआई एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है? नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनेगी उसको कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ कॉपी, अरे 2 बन गई, 4 बन गई, क्या पता 20 बन गई एक ही जनरेशन में, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ओआरआई एंजाइम। कौन करता है? ओआरआई एंजाइम। कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, जो कॉपी नंबर होता है उसको कंट्रोल करता है। और होता है भाई एक, आपको पता हो तो, एसएसबी प्रोटीन। अरे होता है नहीं होता है? एसएसबी प्रोटीन, ये क्या काम करता है? एसएसबी प्रोटीन क्या काम करता है? हाँ, कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट रिकॉइलिंग, तो डीएनए की कुंडली है वो वापस से कॉइल ना हो जाए उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये आपके कुछ अदर एंजाइम्स हैं जो किस में काम आते हैं भाई? अदर एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में आपके ये वो एंजाइम्स हैं जो काम आ रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब आपको पता लग गया, मैंने एंजाइम बता दिए। इनको ज्वाइन करने के लिए कौन काम आ रहा है? डीएनए लाइगेज। कौन काम आ रहा है? डीएनए लाइगेज। अरे आप अब लिख सकते हो क्या इजिली? इनको दिखा सकते हो यहाँ पर। इनके बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन प्रेजेंट है? डीएनए लाइगेज। कौन प्रेजेंट है भाई? डीएनए लाइगेज। यहां पर जो नई नई स्ट्रैंड बनाए जा रहा है, क्या
नई स्ट्रैंड बनाया जा रहा है, वो कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? डीएनए पॉलीमरेज। कौन प्रेजेंट है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो इधर से आ रही है उनको ऐड करते जा रहा है भाई। क्या करते जा रहा है? ऐड करते जा रहा है। डीएनए पॉलीमरेज। और कुछ दिख रहा है कि आपको? और कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो आपको ये काम करते हुए दिख रहे हैं? इस डीएनए की इस रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर ऐसे ट्रायंगल शेप में जो बना होता है वो कौन होता है? दिखाते हैं ऐसा, डीएनए हेलिकेज। कौन होता है ये? डीएनए हेलिकेज। ये आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अरे कुछ समझ आया नहीं आया? ऐसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इन इन एंजाइम की हेल्प से ये काम होते हैं। कौन सा स्ट्रैंड होता है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते, एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है मोस्टली लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। ये दो आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये देखो भाई, ये कहाँ जा रही है? इस रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जा रही है क्या? अरे इस रेप्लिकेशन फॉर्क से बाहर आ रही है, यानी अवे जा रही है। तो लैगिंग स्ट्रैंड आपकी कहां जाएगी? अवे फ्रॉम। आरपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेप्लिकेशन फॉर्क। इससे कहां जा रही है? दूर जा रही है। और ये लीडिंग स्ट्रैंड कहां जा रही है भाई? टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क के टुवर्ड्स जा रही है। अरे कुछ समझ आया क्या? पता चला? अरे आया नहीं आया? समझ आ गई चीजें? ये आपको पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अरे इस डायग्राम को डाउट लग रहा है क्या? बताओ। कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ। ये पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन देख ली कि किसकी क्या डायरेक्शन है, कैसे होती है, सब समझ आ गया? डायग्राम याद रहेगा? डायग्राम याद रहे ना रहे, पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन, लीगिंग स्ट्रैंड, लैडिंग स्ट्रैंड और ओकाजा की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये जरूर याद रहना चाहिए। और इसके अलावा जो अदर एंजाइम्स हैं वो मैंने आपको लिखाए, उनका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। अरे रहेगा नहीं रहेगा पता? बिल्कुल रहेगा, तो नोट डाउन करो इसको। पिछली स्लाइड से इससे करना है नोट डाउन, इससे भी आगे? अरे वाह, लिखने ही नहीं दिया। इससे भी आगे? अरे भाई, और कितना लिखोगे? इससे आगे तो लिख लिया होगा यार। ये तो लिख लिया था, नहीं लिखा था ये भी? एक लाइन रहती, लिख लो। क्या कह रहे हो उमेश?